माइकल बे की ट्रांसफॉर्मर्स के बाद अगर एनिमेशन में ट्रांसफॉर्मर्स का कुछ बढ़िया देखने को मिला था तो वो था ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम सीरीज, जिसकी अपनी ही एक बेहतरीन कल्ट फॉलोइंग है। और हमारे सब्सक्राइबर्स की डिमांड पर हम आपके लिए लेकर आए हैं 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम बिहाइंड द सीन फैक्ट्स, जिनमें हम जानेंगे कई सारे बेहतरीन कैंसिल्ड आइडियाज के बारे में, किस किस तरह से इस सीरीज को क्रिएट और एनिमेट किया गया था, इस सीरीज में ड्वेन द रॉक जॉनसन ने किस कैरेक्टर को अपनी आवाज दी थी, और इस सीरीज को कौन कौन से अवार्ड मिले हैं। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो फिर देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपको स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम टीवी सीरीज की शुरुआत 2010 में हुई थी, जब ट्रांसफॉर्मर्स की पेरेंट कंपनी यानी कि हैस्ब्रो डिस्कवरी के साथ पार्टनरशिप में आई थी और इन्होंने मिलकर लॉन्च किया था हब टीवी चैनल, जो वेस्ट में डिस्कवरी किड्स का एक रिप्लेसमेंट था। और यहाँ पर एक ग्राउंडेड और शानदार टीवी शो की जरूरत थी, जिसके कारण ट्रांसफॉर्मर्स 1 और ट्रांसफॉर्मर्स 2 के राइटर्स एलेक कर्ट्जमैन और रॉबर्ट ऑर्की को इस सीरीज को क्रिएट करने के लिए अप्रोच किया गया। इवेंचुअली 2010 में 3 मई को इस शो को अनाउंस किया गया और 2011 तक इस शो को प्रीमियर भी कर दिया गया। अब डेफिनेटली इस शो को क्रिएट करने का इंस्पिरेशन तो बहुत ऑब्वियस था, और उस जमाने में माइकल बे की फ्रेंचाइजी ट्रांसफॉर्मर्स अपनी पीक पर थी। बट इसके अलावा भी इस शो को क्रिएट करने के लिए मूवी आयरन जायंट से इंस्पिरेशन ली गई, जिसमें इस मूवी में दिखाए हुए उस बच्चे और आयरन जायंट के बीच के रिलेशनशिप और डायनेमिक्स को इस शो के अंदर यूज किया गया, जो कि लाइव एक्शन से थोड़ा डिफरेंट था। इस शो के अंदर कई सारे ओरिजिनल आइडियाज और डिजाइन भी थे, इसे फाइनल सीरीज के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया, जैसे कि मेगाट्रॉन का ओरिजिनल डिजाइन, जो बेसिकली एक ट्रैजिक, टॉर्चर्ड और कई सारे मेटल बिट्स और पीसेस के साथ दिखने वाला था, जो कहीं न कहीं द ट्रांसफॉर्मर्स डार्क ऑफ द मून के मेगाट्रॉन को मिरर करने वाला था। बट ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जो मिरर हुआ वो था स्टार स्क्रीम का डिजाइन, जो हैवीली ट्रांसफॉर्मर्स द एनिमेटेड, जो कि 2007 में रिलीज हुआ था, उससे लिया गया था। खैर, इस शो की शुरुआत होने से पहले ही इस शो के 3 साल तक की कहानी की आउटलाइन को ऑलरेडी एज ए डॉक्यूमेंट लिख दिया था, जिसका इस्तेमाल करके ही इसके कई सारे एपिसोड की आउटलाइंस और प्लॉट लाइन और थीम्स को डिजाइन किया गया था। बट परेशानी ये थी कि 1.5 सीजन तक आते आते उन्होंने सारे के सारे ओरिजिनल प्लान्स को यूज कर लिया था, जिसके कारण आपको देखने को मिला होगा कि बाकी के बचे हुए एपिसोड्स ज्यादातर स्टैंड अलोन ही हुआ करते थे। इस शो के अंदर मी को जिस बेल्ट को पहनी हुई दिखती है, उसमें छोटे छोटे फिगरीन लगे होते हैं। ओरिजिनली ये फिगरीन्स पहले टाइनी डिसेप्टिकॉन स्पाइस के रूप में दिखाए जाने वाले थे, लेकिन इस आइडिया को कैंसिल कर दिया गया। इस सीरीज के अंदर इंसेक्टिकॉन्स को बेसिकली ग्राउल करते हुए दिखाया जाता है और वो कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन जापानीज डब के अंदर उन्हें एक्चुअली कम्युनिकेट करते हुए दिखाया जाता है, जिसमें वो बोलते हुए भी नजर आते हैं। और जापान में इन्हें अपनी आवाज केंसो कातो ने दी थी, जो इससे पहले भी बीस्ट वॉर ट्रांसफॉर्मर्स में वेस्पिनेटर और 2007 के ट्रांसफॉर्मर्स एनिमेटेड में कई कैरेक्टर्स को अपनी आवाज दे चुके हैं। बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे कि इंग्लिश वर्जन में शो के अंदर क्लिफ जंपर को अपनी आवाज एक्चुअली ड्वेन द रॉक जॉनसन ने दी थी, और द रॉक की पर्सनैलिटी के हिसाब से ही इस कैरेक्टर को काफी ज्यादा हेफ्टियर दिखाया गया। पर क्या आपको मालूम है कि ओरिजिनली ये कैरेक्टर इतना हेफ्टी नहीं था, बट जब क्रिएटर्स को ये बात पता चली कि खुद द रॉक इस सीरीज का हिस्सा होने वाले हैं, तो उन्होंने द रॉक को ट्रिब्यूट देते हुए इस कैरेक्टर को थोड़ा मस्कुलर बनाया। इस शो के अंदर पहले हमें डिसेप्टिकॉन्स की एक बैक स्टोरी भी दिखने वाली थी, जहां पर दिखने वाला था डिसेप्टिकॉन्स का एक शिप, जो बेसिकली एक जायंट डायनासोर की तरह देखने को मिलता, जो बेसिकली डिसेप्टिकॉन ट्रैप्टिकॉन होता। बट अपेरेंटली राइटर्स इस आइडिया को इंक्लूड करना ही भूल गए। बात करें अगर इस सीरीज के एनिमेशन की, तो इसे पॉलीगॉन पिक्चर्स ने एनिमेट किया था, जहां पर अप्रोक्सीमेटली 350 एम्प्लॉयज में से 150 एम्प्लॉयज इसी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व थे। जहां पर इस सीरीज के 26 एपिसोड को क्रिएट करने में एनिमेटर्स को ऐसा फील हो रहा था कि उन्हें तकरीबन 5 से 6 90 मिनट की मूवीज को क्रिएट करना है।
खैर इन्हें एनिमेट करना तो अलग चैलेंज था, लेकिन उससे बड़ा चैलेंज था इन कैरेक्टर्स को, स्पेसिफिकली ट्रांसफॉर्मर्स को क्रिएट करना और उन्हें रिग करना। और जैसा कि ये ट्रेडिशनल ह्यूमनॉइड कैरेक्टर्स नहीं थे, इनमें काफी ज्यादा क्रिएटिविटी एनिमेटर्स को दिखानी पड़ी थी और स्पेसिफिकली सीरीज के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन वाले एनिमेटेड सीक्वेंसेस काफी ज्यादा चैलेंजिंग हुआ करते थे। खैर इस शो के पास शायद मौका था इसे एक सिनेमैटिक यूनिवर्स के रूप में दिखाने का, जहां पर एक्चुअली हैस्ब्रो के दूसरे प्रॉपर्टीज का भी कैमियो हमें यहां पर देखने को मिला। जैसे कि इस सीरीज में स्काई स्ट्राइकर्स के बारे में बात किया जाता है, जो बेसिकली जेट्स होती हैं जिन्हें GI जोज इस्तेमाल करते हैं। और GI जो भी एक बहुत ही सक्सेसफुल टॉय लाइन था हैस्ब्रो के अंदर। इसके अलावा इस सीरीज के अंदर मास्क नाम का भी एक डिवीजन देखा गया, जो खुद भी 1980s के जमाने में हैस्ब्रो का एक बहुत ही सक्सेसफुल टॉय लाइन था। इस सीरीज का एक्चुअल सीक्वल भी रिलीज किया गया था, जो था ट्रांसफॉर्मर्स रोबोट्स इन डिस्गाइज, बट ये ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम की तरह उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इस सीरीज ने क्रिटिकली भी काफी अच्छे से खुद को साबित किया है, जहां पर डे टाइम एमी अवार्ड्स के अंदर इसे आउटस्टैंडिंग इंडिविजुअल अचीवमेंट इन एनिमेशन में 2 अवार्ड्स मिले हैं। साथ ही साथ इसे आउटस्टैंडिंग स्पेशल क्लास एनिमेटेड प्रोग्राम भी मिला था और इसे 2013 में डे टाइम एमी का ही आउटस्टैंडिंग इंडिविजुअल अचीवमेंट इन एनिमेशन के 3 अवार्ड्स मिल चुके हैं। सो गाइज ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट्स में आप बताइए कि आपको ये सीरीज कैसी लगी थी और आप अगली बार इस चैनल पर और क्या क्या देखना चाहते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी औसम वीडियोस चैनल पर लाते रहते हैं। मैं जल्दी ही आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।